हेलो एवरीवन। तो ये हमारा 10th लेक्चर है क्लास 11th के लिए और हम आज पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का फोर्थ लेक्चर जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट। अगर हम बात करें प्लांट में रेस्पिरेशन होता कैसे है, पहले हम ये तो पता होना चाहिए कि हमारे में रेस्पिरेशन कैसे होता है। हम हमारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है। तो हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 को रिमूव करते हैं, राइट। प्लांट भी तो ऐसा करते होंगे, पर प्लांट में यूनिक तरह का रेस्पिरेशन चलता है। कैसे चलता है वो मैं बताता हूँ। प्लांट जो है ना, वो दिन में कुछ और करते हैं और रात में कुछ और रेस्पिरेशन करते हैं। अब बोलोगे ऐसा कैसे होता है, वो भी बताते हैं। प्लांट जो है दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और CO2 को इनहेल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। दूसरा, प्लांट को ये फायदा होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा है, चैप्टर अपन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पहले उसको देख लें। मैं बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था ना कि वो प्लांट जो है वो खाना बनाता है, फूड अपना बनाता है सनलाइट बाय क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो उसमें क्या होता है, अस्टोमाटा का रोल होता है। अस्टोमाटा प्रेजेंट कहाँ होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां पर अस्टोमाटा प्रेजेंट होता है। जो कि क्या होता है, डे टाइम में अस्टोमाटा ओपन होता है और ओपन होगा तो सिंपल सी बात है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करता है ना। तो इसीलिए वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन हमारे तक आता है और हम ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। लेकिन हम बात करें सिर्फ प्लांट की, तो प्लांट पे फोकस करते हैं। तो प्लांट जो है वो डे टाइम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं और CO2 को इनहेल करते हैं। क्यों करते हैं? तो अस्टोमाटा के कारण। दूसरी बात हम बात करते हैं, प्लांट जो है रात के टाइम में, नाइट टाइम में क्या होता है ना, अस्टोमाटा क्लोज हो जाता है। अब क्लोज जब हो जाएगा तो वो CO2 को इनहेल ना करके एक्सहेल करने लगेगा, है ना। CO2 को इनहेल ना करके क्या करेगा, वो एक्सहेल करने लगता है, जिसके कारण वो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और CO2 को एक्सहेल करता है। तो ये चैप्टर थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इस चैप्टर को बने रहो, जरा सा भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो रेस्पिरेशन इन प्लांट को स्टार्ट करते हैं। पर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने इससे पहले फोटोसिंथेसिस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पहले उसको जा करके देखें क्योंकि चैप्टर जस्ट उसका अपोजिट पढ़ना है अपने को, है ना। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन स्टोमाटा कहते हैं। और इसी स्टोमाटा के थ्रू प्लांट अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, है ना। और ये जो अब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो गैसेस एक्सचेंज करके कहाँ पर पहुंचाती है, तो एटमॉस्फेयर तक पहुंचाती है। और ये गैसेस का एक्सचेंज होता किसके थ्रू है, तो ये स्टोमाटा के कारण ही है। स्टोमाटा का जैसे कि ये स्टोमाटा जब ओपन होता है या फिर जब क्लोज होता है तो उसके कारण जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसी को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। तो चलो इस चैप्टर को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। देखो फोटोसिंथेसिस में होता क्या था, फोटोसिंथेसिस क्या है, हमने पहले ही बता दिया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके कारण प्लांट जो है लाइट का मदद से क्या बना रहा था, फूड बना रहा था, है ना। लाइट ले रहा था, लाइट से पहले एनर्जी बनाता है और फिर एनर्जी से फूड बनाता है। तो दो प्रोसेस होता है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में कंप्लीट किया था। लेकिन हमें पढ़ना है क्या है, रेस्पिरेशन के बारे में। तो लेकिन मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंसेस बता दूं क्योंकि आप अगर आपने नहीं देखा है वो चैप्टर तो आपके लिए कुछ तो इजी हो यहाँ पर, है ना। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है, डे टाइम में होता है जब सनलाइट प्रेजेंट हो। लेकिन रेस्पिरेशन कब होता है, नाइट टाइम में जब लाइट एब्सेंट हो। डे टाइम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है लिप से बाहर जा रहा है और CO2 अंदर आ रहा है। लेकिन नाइट के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लांट के अंदर आता है और CO2 प्लांट से रिलीज होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता कहाँ पर है, तो सेल के अंदर चलता है। इसीलिए हम इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है। देखो हम क्या कर रहे थे, मैंने बता दिया फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, लाइट के मदद से पहले क्या बनाते हैं, एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से क्या बनता है, फूड मिलता है हमें। लेकिन रेस्पिरेशन में जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में क्या करेगा, फूड है, फूड को अपन तोड़ेंगे, बना हुआ फूड है उसको तोड़ेंगे और उससे हम एनर्जी निकालेंगे, है ना। फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, ऑक्सीडेशन के थ्रू करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे, है ना। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा किसके अंदर, सेल के अंदर। दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है।
अब देखो, फूड है, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है और ऑक्सैलिक एसिड्स भी आते हैं फूड के अंदर। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ये चीज आप याद रखना है ना, कि जहां भी अगर कहीं लाइसिस दिख जाए उसका मतलब है ब्रेक डाउन। क्लियर है, कहीं भी लाइसिस वर्ड दिखे इसका मतलब समझना है कि ब्रेक डाउन। क्लियर है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को अपन सिंपल शुगर भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ही ज्यादा स्टार्च भी होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। और इसी फूड को अपन तोड़ेंगे, मतलब इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे और हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में देखा है कि जो एनर्जी हम बनाते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, इसी शुगर के फॉर्म में रहता है, इसी सिंपल शुगर के फॉर्म में रहता है, जिसको कहते हैं ग्लूकोज। क्लियर है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, एक फूड है। ऐसी फूड को हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, राइट। अब यहाँ पर एक ग्लूकोज 6 कार्बन का चेन है, जैसा कि हम पहले ही देखते आए, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी देखा है अपने। तो ये 6 कार्बन का चेन है, यहाँ पर ये क्या बना है, पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बना है। कैसे बना है वो हमने उसी चैप्टर में कवर किया है, कि हमने देखा है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल हमने देखा है कि आरयूबीपी का रोल होता है। आरयूबीपी 5 कार्बन का चेन होता है, उसको CO2 जब मिलता है तो एक्सेप्ट करता है और 6 कार्बन का चेन बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। वही कार्बोक्सिलेशन आगे जाके क्या करता है, जैसे कि ये 6 कार्बन का चेन होता है, ये 6 कार्बन का चेन बनता है, ये बीच से ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करेगा तो सिंपल बात है, कितना कौन सा कार्बन में करेगा, 3 कार्बन में करेगा। और इसके 6 कार्बन रहता है, तो पहला कार्बन और लास्ट कार्बन में क्या होता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। या तो मैं तो कहूंगा कि आप पहले फोटोसिंथेसिस चैप्टर ही कवर करें, है ना, क्योंकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो 6 कार्बन का चेन था, अगर वो बीच से टूटेगा तो क्या होगा, एक 3 कार्बन का चेन टूटेगा और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा, इसी को हम कहते हैं पायरुविक एसिड। तो सिंपल सी बात है, 6 कार्बन का चेन है, तो बीच से अगर ये टूटेगा 3 कार्बन का चेन में, तो हमें दो पायरुविक एसिड मिलेगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि एक ग्लूकोज अगर टूटता है तो हमें 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, राइट। और ये जब यहाँ टूट रहा है, ये ग्लूकोज जब टूट रहा है, तो हम इसके लिए एक वर्ड लाएंगे, उसको उस वर्ड को बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या, ग्लूकोज का टूटना, क्योंकि लिसिस का मतलब पहले पहले ही बता दिया है क्या होता है, टूटना होता है। तो यहाँ ग्लूकोज पहले किस में टूटा, पायरुविक एसिड में टूटा, मतलब कि 3 कार्बन का चेन में टूटेगा। कितना, अब 3 कार्बन चेन टूटा है तो कितने कार्बन का चेन बनेगा, 2, है ना, 2 पायरुविक एसिड मतलब मिलेगा, एक यहाँ 3 कार्बन का चेन, एक यहाँ 3 कार्बन का चेन, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब ये जो पायरुविक एसिड बना, ये आगे जाके 2 प्रोसेस करेगा। एक करेगा एरोबिक प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और एक करेगा एनारोबिक प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होगा, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो, एरोबिक प्रोसेस के अंदर आएगा हमारा लिंक रिएक्शन, एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्रैब साइकिल। ये सारे के सारे किसके अंदर आएगा, एरोबिक के अंदर आएगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। और ये पूरा का पूरा रिएक्शन कहाँ चलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगा। कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगा। क्लियर है। अब बात करें एनारोबिक की, तो एनारोबिक पहले कह दिया हमने, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलेगा। इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन किसका किसका होगा, तो अल्कोहल का होगा और लैक्टिक एसिड का होगा। बस यही आपको याद रखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज लाइसिस ग्लाइकोलिसिस किया। ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ा। ग्लूकोज को किस में तोड़ा, पायरुविक एसिड में तोड़ा। पायरुविक एसिड कितना कार्बन का चेन लेके चल रहा है, 3 कार्बन का। तो कितने पायरुविक एसिड बने हुए ग्लूकोज को टूटने से, 2 पायरुविक एसिड का चेन बना होगा। और वो आगे जाके 2 प्रोसेस होगा, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक हुआ तो लिंक रिएक्शन करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और क्रैब साइकिल को फॉलो करेगा। और प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन पे, राइट। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और करते हैं इसको। ग्लाइकोलिसिस हम जब कर रहे हैं, मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो ग्लूकोज को जब हम तोड़े होंगे तो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी मिला होगा, कुछ तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो कौन कौन कितने एनर्जी रिलीज हुई, सो देखो, हमें ग्लाइकोलिसिस करने के लिए 2 ATP खर्चा करना पड़ा,
और मिला 4 एटीपी और 2 NADPH2। अब 4 एटीपी तो 4 एटीपी है सर। ये NADPH2 क्या है? अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर देखा होगा तो आप बता दोगे कि NADPH2 क्या है? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये डायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये अपना खुद का फॉर्म बनाता है और इसको हमें एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चेन की मदद लेनी पड़ती है। दूसरा, ये एटीपी सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में आता है, तब हमें जाकर के एटीपी मिलता है, राइट। इसको हमने बहुत इजी ट्रिक से उसमें चैप्टर में समझाया भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले उसको जाकर देख लें, क्योंकि ये चैप्टर अगर जिसने उस फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर देखा है ना तो इसके लिए बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो इसके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ कितना हो गया? 4 एटीपी, और हमें पता है कि 2 NADPH2, एक NADPH2 में 3 एटीपी होते हैं। कितने एटीपी होते हैं? 3 एटीपी होते हैं। तो 2 NADPH2 है तो कितना एटीपी होगा? 8 एटीपी हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ 6 एटीपी और यहाँ पर ये 4 एटीपी थे। अब 4 एटीपी में से 2 एटीपी तो चले गए, तो बचे कितने? 2 एटीपी। तो 6 एटीपी या 2 एटीपी कितने हो गए? 8 एटीपी। आगे जाके क्या करेगा ये? कौन सा प्रोसेस हमने बोला था? एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में कौन सा रिएक्शन आएगा? लिंक रिएक्शन आएगा। लिंक रिएक्शन में क्या होगा कि 2 NADPH2 मिलेगा। और हमें पता है एक NADPH2 में कितना एटीपी होता है? 3 एटीपी होता है। तो 2 NADPH2 में कितना एटीपी? 6 एटीपी, राइट। अब बात करें क्रैब साइकिल में, तो क्रैब साइकिल जब करेगा तो उसमें कितना एटीपी मिलेगा? हमें 2 एटीपी मिलेगा, 2 FADH2 मिलेगा और 6 NADH2 मिलेगा। अब कन्वर्ट करो, 2 एटीपी तो 2 एटीपी है, 2 FADH2, 2 FADH2 का मतलब क्या हुआ? 2 FADH2 मतलब 2 FADH2, तो एक FADH2 में होता है 2 एटीपी, 2 FADH2 में कितने एटीपी? 4 एटीपी। यहाँ पर बोल दो 6 NADH2 है, तो 6 NADH2 मतलब एक NADH2 में कितने एटीपी? 3 एटीपी। तो 6 NADH2 में कितने एटीपी हो जाएंगे? 18। अब कैलकुलेट करो, 18 4 22, 22 प्लस 2 24, टोटल एटीपीज कितने यहाँ? 24। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताओ ग्लाइकोलिसिस जब प्रोसेस होता है उसमें कितने एटीपी मिलती है? आप बोलोगे 8 एटीपी मिलते हैं। लिंक रिएक्शन टोटल एटीपी कितने? 6। क्रैब साइकिल में टोटल एटीपी कितने? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर हमने छोड़ा था पार्शियल ऑक्सीजन, है ना। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि टोटल, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन में कितना एटीपी तुम्हें मिला, तो उस टाइम आप ये सिर्फ एरोबिक वाला कैलकुलेट नहीं करोगे। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये ग्लूकोज से हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं पायरुविक एसिड में, तो ये प्रोसेस भी किसके अंदर आ जाएगा? ऑक्सीजन के अंदर ही चलेगा, है ना। अगर आपसे पूछ दे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितने एटीपी मिलेंगे तो आप उसको भी कैलकुलेट करोगे, मतलब ये ग्लाइकोलिसिस वाला एटीपी भी कैलकुलेट करोगे। तो टोटल एटीपी कितने हो जाएंगे उस टाइम? इधर 8 एटीपी, इधर 6 एटीपी, कितने हो जाएंगे? 14। 14 प्लस 24 कितने हो जाएंगे? 38 एटीपी। तो टोटल एटीपी कितने हो जाएंगे? 38 एटीपी जो होता है वह हमें मिलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इतना एनर्जी हमें मिल जाता है, राइट। दूसरी बात समझ जाना कि ये ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बन रहा है, ये प्रोसेस किसके अंदर चल रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है। क्लियर है? चलो यहाँ तक समझ गए तो अब आगे भी समझ जाओगे। देखो NADPH2 FADH2 जिसने अभी तक भी नहीं समझा है ना, फिर से मैं बताता हूँ। एक ये जो NADPH2 है ना, ये एक चेक है और ATP क्या है? कैश है। अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हो तो आप कैश का ही यूज करते हो, राइट। ऐसा तो नहीं आप किसी दुकान पे एक 5 रुपए का बिस्किट कर दे और बोले कि नहीं मैं अभी चेक दूंगा तुम्हें, लेगा क्या? नहीं लेगा। चेक को लेकर के आपको कहाँ जाना पड़ता है? बैंक की ओर जाना पड़ता है। और बैंक वाला क्या करता है? आपको उस चेक का कैश में कन्वर्ट करके देता है। तो सेम इस NADPH2 को भी समझो ना कि NADH2 जो है ये डायरेक्टली जो है एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसको कन्वर्ट होने के लिए एटीपी सिंथेस एंजाइम के पास जाना पड़ता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, है ना। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इसको
एटीपी सिंथेस के पास जाना होता है और उससे एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और एक NADPH2 में 3 एटीपी, एक FADH2 में 2 एटीपी होते हैं, राइट। और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपन ETS बोलते हैं शॉर्ट में। तो याद रखना, कहीं कि मैंने ATS ही लिखा होगा बहुत जगह, तो आपको ETS याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब दो वर्ड आएगा, एक है SLP, एक दूसरा है OP। SLP कहता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और OP कहता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यार ध्यान से समझना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का कहने का मतलब है वो एनर्जी, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी। अगर आपने फोटोसिंथेसिस नहीं देखा है ना, तो आपको ये भी पता नहीं होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। वैसा एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में FADH2 आइदर NADH2। क्लियर है? ओपी का कहना है वो एनर्जी जो डायरेक्ट एटीपी के फॉर्म में हो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बन रहा हो, उस एनर्जी को कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? यहां पर मैंने लिख भी दिया है, डायरेक्टली फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है? नॉट OTP, एटीपी। क्लियर है? अब देखो, अब बहुत जन अभी भी कंफ्यूज हो गए, अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे। चलो, अगर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने बोला टोटल एटीपी ग्लाइकोलिसिस में देखो तो टोटल एटीपी कितने हैं? 8 एटीपी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें तुम्हें बताना है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कितने होंगे, SLP कितने होंगे, तो आप क्या करोगे? हमने उसमें क्या कहा है कि उसमें एटीपी को कैलकुलेट करना है, पर उसके अलावा जो FADH2 है और जो NADH2 है उसको भी कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पर कितना है? 2 NADH2 है, 4 एटीपी और 4 एटीपी है, और यहाँ 2 NADH2 है। मतलब कि कितने, इधर देखो तो 2 एटीपी और इधर कितने? 6 एटीपी। टोटल कितना हो गया? 8 एटीपी। तो ये जो 8 एटीपी आया है ना, वो टोटल एटीपी बोलेंगे, और उसी को अपन SLP भी बोलेंगे। क्लियर है? उसी तरह यहाँ पर देखो 2 NADH2 है, 2 NADH2 मतलब कितना एटीपी? 6 एटीपी, और ये 6 एटीपी को अपन टोटल एटीपी भी बोलेंगे और SLP भी बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एटीपी छुपा हुआ है। क्लियर है? लेकिन OP सिर्फ किसको बोलेंगे? जिसमें एडो डायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में हो। जैसे कि देखो, ये क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल में देख सकते हो यहाँ पर कितने एटीपी हैं, जो तो देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी है ना। बाकी तो दो जो है 2 NADH2, 2 6 NADH2 और 2 FADH2 जो है उसको कैलकुलेट अपन नहीं करेंगे। अगर OP की बात कर रही हो तो सिर्फ और सिर्फ हम इस जो डायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में हो उसी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो SLP जो है वो टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, है ना, एनर्जी का बनना। क्लियर है? अब आगे आते हैं, इसको हमें याद करना है। ये जो देख रहे हो ना, इसको याद करना है। अब बोलोगे सर क्या आप भी बोलते हो, इसको कौन याद करेगा? सही बात है यार, इसको याद करके कोई फायदा भी नहीं एक्चुअली। बस ट्रिक को समझना है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक का नाम है GGFFG 2 into BP4। क्या लिखा है? GGFFG 2 into BP4, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, GGFFG 2 into BP4। अब देखो, आप सोच रहे हो कि ये क्या ट्रिक है, तो मैं बताता हूँ। GGFFG से याद आना चाहिए। GG मतलब है कि ग्लूकोज, जी से ग्लूकोज और जी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। FFG मतलब कि क्या? ये देखो, F से आएगा फ्रुक्टोज, F से फिर आएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। G से याद आना चाहिए ग्लाइकेहेल्डाइड, है ना। फिर 2 into BP4, तो 2 into B से याद आना चाहिए बाइफॉस्फेट, है ना। P से आना चाहिए फॉस्फोग्लिसरेट, फिर P से फॉस्फोग्लाइक्रेट, फिर P से फॉस्फो,
फिर पी से पायरुवेट, और फिर लास्ट हमारा मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब देखो इसमें याद करके कोई क्या फायदा है ना, वो मैं बताता हूँ। ये जो नाम है ना, आप ये जो देख सकते होगे कहीं काइनेज कहीं एक्सोकाइनेज जो लिखा हुआ है ना, इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। इसको याद रखने का ट्रिक है, जहां भी एटीपी दिख जाए, जहां भी एटीपी दिख जाए तो आपको समझना है वहां काइनेज होगा। जहां भी एटीपी दिखे आपको वहां काइनेज लगाना है, और जहां एफएडीएच2 दिख जाए या एनएडीएच2 दिख जाए तो वहां पर डीहाइड्रोजिनेज लगाना है। आई रिपीट, अगर एक एटीपी दिखे तो हम बोलेंगे वहां काइनेज है, अगर आप हमें वहां एफएडीएच2 या एनएडीएच2 दिखे तो हम वहां लगाएंगे डीहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। देखो ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, जी और जी के बीच, जी और जी के बीच देखो एक एटीपी प्रेजेंट है, राइट। अब एक एटीपी प्रेजेंट है मतलब आप क्या लगाओगे, काइनेज, क्या लगाओगे, काइनेज, है ना। लेकिन 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 इसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो हम बोलेंगे 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सो, क्या कहेंगे, हेक्सो। तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि जी और जी के बीच कौन सा एंजाइम है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। क्लियर है। आई रिपीट, जी और जी के बीच देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक एटीपी दिख रहा है हमें। एटीपी के में देखा था हमने, पहले ही बोल दिया वहां काइनेज आपको लगा देना है, तो काइनेज लगा दिया। अब जी जैसे ग्लूकोज है और यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो 6 का मतलब क्या होगा, हेक्सो। तो अब इसमें कौन सा एंजाइम मिलेगा, तो हेक्सो। ये 6 है तो हेक्सो, और एटीपी है तो काइनेज, तो क्या हो जाएगा, हेक्सो काइनेज। ट्रिक याद हो गया। नेक्स्ट, अब देखो जी जी हो गया, अब बात करो एफ एफ जी, है ना, जी और जी। यहाँ ट्रिक है, इस जी और जी के बीच हमने देख लिया कि सर एक एटीपी प्रेजेंट है, तो हमने वहां बोल दिया काइनेज, और छेद था तो हमने बोल दिया हेक्सोकाइनेज। अब बात कर रही है एफ और एफ के बीच, है ना, एफ और एफ के बीच देखो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इस दोनों के बीच फिर से एक एटीपी रिलीज हो रहा है, फिर से एक एटीपी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ फिर से आप क्या लगाओगे, काइनेज लगाओगे, और एफ से क्या है, फ्रुक्टोज है, तो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोकाइनेज। क्या लगाओगे, फ्रुक्टोकाइनेज, और यहाँ फॉस्फेट भी है तो बन जाएगा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अगर उतना याद नहीं भी रखते हो तो कम से कम फ्रुक्टोकाइनेज तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि एफ से क्या होगा आप समझ जाओगे, फ्रुक्टोज है ना। और दूसरी बात यहाँ दो एफ एफ के बीच में क्या है रिलीज हो रहा है, एक एटीपी रिलीज हो रही है, तो क्या लगाओगे, काइनेज, तो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोकाइनेज, ये तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, तो जी जी ट्रिक कंप्लीट हो गया अपना, और एफ एफ भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है किसके बीच, एफ और जी के बीच वाला कनेक्शन क्लियर करने की। और जी के बाद क्या है, 2 × BP4, मतलब कि जी के बाद अब किससे अटैच होगा, इस बी के साथ अटैच होगा, है ना। तो चलो पहले एफ और जी वाला बीच के वाला कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो एफ और जी, है ना, एफ और जी के बीच देख सकते हो कि जो कनेक्शन है वहां पर ना तो एटीपी रिलीज हुआ है और ना ही NADH2 रिलीज हुआ है। उस तो ये जगह आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, एल्डोलेज प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पर जी भी क्लियर हो गया। अब अटैचमेंट किसके साथ है इसका, जी और बी के साथ, और जी का नाम क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो अटैचमेंट है इसके बगल में क्या रिलीज हो रहा है, NADH2 रिलीज हो रहा है। अब ये NADH2 रिलीज हो रहा हो तो हमने पहले ही बोला था हम उस टाइम क्या लगाएंगे, डीहाइड्रोजिनेज लगाएंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पहले ही बोला था कि FADH2 या NADH2 हो तो उस जगह पे हम डीहाइड्रोजिनेज वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर था ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो यहाँ पर क्या हो गया है, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, मतलब सिर्फ डीहाइड्रोजिनेज ही तो लगाया है कि नहीं, राइट। तो यहाँ जी और बी के बीच भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब कनेक्शन किसके बीच है, पी और पी के बीच, इस पी और इस वाले पी के बीच कनेक्शन है, और पी हमारा क्या है, तो है फोस्फोग्लाइकरेट। और अब यहाँ पर देखो तो यहाँ कनेक्शन, यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, तो एटीपी रिलीज हो रहा है, और एटीपी रिलीज है तो हम क्या लगाएंगे, काइनेज लगाएंगे। और यहाँ पर है फोस्फोग्लिकरेट, तो क्या हो जाएगा, फोस्फोग्लाइकरेट काइनेज, राइट। अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, ये जो फॉस्फोग्लाइकरेट है
ये और इसके बीच कनेक्शन है, फॉस्फोग्लाइकेट और ये फॉस्फोग्लाइकेट के बीच कनेक्शन है। अब यहाँ पर कनेक्शन है तो यहाँ पर ना ही एटीपी रिलीज हो रहा है और ना ही NADH2 रिलीज हो रहा है। तो फिर से आपको ये जगह का नाम याद रखना पड़ेगा, म्यूटेज। क्या है? म्यूटेज। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ P और P, फिर से P और P है, लेकिन ना ही यहाँ पर एटीपी रिलीज भी नहीं हो रहा है और ना ही NADH2 रिलीज हो रहा है, पर याद है रखना कि यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है। इस वाले P और P के बीच क्या रिलीज हो रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है। और इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? एनोलेज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे लास्ट, यहाँ फिर से P और P के बीच कनेक्शन है। यहाँ ये कौन सा है? फोस्फो पायरुवेट, और यहाँ पर क्या है? सिर्फ पायरुवेट है ना, पायरुवेट है। इसके बीच क्या है? यहाँ पर एटीपी फिर से बन रहा है, एटीपी रिलीज हो रहा है, सॉरी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड लगाएंगे? काइनेज वर्ड लगाएंगे। और यहाँ पर क्या था? पायरुवेट है, तो हम क्या लगा देंगे? पायरुवेट काइनेज। अगर आपको बताऊं तो इतना में याद रखना क्या क्या है। तो सबसे पहले याद रखना जी और जी के बीच कनेक्शन, जी जी FFG, मतलब कि जी और जी के बीच क्या रिलीज हो रहा हो? एटीपी रिलीज हो रहा है, ये याद रखना है आपको इस ट्रिक से, है ना। देख सकते हो इस जी और जी है ना, हमने कनेक्शन सबसे पहले तो इसी के बीच देखी थी। तो जी और जी के बीच याद रखना कि क्या रिलीज हो रहा है? इस जी और जी के बीच क्या रिलीज हो रहा है? एटीपी रिलीज हो रहा है। तो काइनेज वर्ड होगा। सबसे पहले कौन सा एंजाइम आएगा? हेक्सोकाइनेज। क्लियर है? अब फिर बात करो एफएफ के बीच। एफएफ क्या था? फ्रुक्टोज था, फ्रुक्टो, और इसमें फिर से एटीपी रिलीज हुआ था, तो आप फिर से बोल सकते हो काइनेज था, तो क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोकाइनेज। फिर एफ और जी के बीच कनेक्शन था, लेकिन उसमें एटीपी भी रिलीज नहीं हो रही थी, एटीपी रिलीज नहीं हो रहा था, और ना ही यहाँ पर NADH2 था। तो उस टाइम हमने बोला था कि वो आपको याद रखना है, वहां कौन सा एंजाइम होगा? एल्डोलेज। फिर हमने बोला कि इस G और ये B है ना, G और B देखो, तो ये जो G है और ये B है, देखो देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ तक हम सेम चल रहे थे, यहाँ पर कहीं भी हमने कोई नंबर नहीं लगाया था, लेकिन इस G के बाद हमने क्या लगा दिया है? एक नंबर लगाया, मतलब ये अलग कम्युनिटी का है, समझो तो, है ना, एक तरह समझो कि ये अलग कम्युनिटी का है। और अलग रहेगा तो आप क्या लगा दोगे? डिहाइड्रोजिनेज लगा दोगे। तो G और B के बीच जब हमने देखा तो एक कौन सा एंजाइम आया था उसके बीच? तो ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया था, इससे ये क्लियर होता है। दूसरी बात, फिर कि आप कनेक्शन किसके बीच थे? ये फॉस्फोग्लिसरेट के साथ कनेक्शन था, P और P का। तो P और P4 का मतलब क्या है? कि 4 P है कि नहीं? 4 P है, P यहाँ पर P और एक यहाँ पर P, राइट। क्लियर है? देखो इतना कुछ आप अगर आप याद नहीं भी रखते हो ना, तो भी कोई जरूरी नहीं कि आपको याद रहना ही चाहिए, पर बोर्ड के अकॉर्डिंग तो आपको याद रखना पड़ेगा। नीट में आपको बस मैं जो ट्रिक बताया वो याद रखना कि कहाँ पर एटीपी प्रेजेंट होता है और किस जगह पे NADH2 रिलीज होता है, ये बस आपको याद रखना है ना, कि दोनों रिलीज कहाँ पर होते हैं, एटीपी कहाँ रिलीज होता है और NADH2 रिलीज कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है बस। अब लिंक रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये ग्लूकोज से हमने क्या बना दिया? पायरुवेट में 3 कार्बन का चेन है, ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन, है ना, 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन का चेन इधर है। कि मैं अलग कर देता हूँ दोनों को ताकि कंफ्यूज मत हो जाना। देखो पहला रिएक्शन देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक रिएक्शन जब हो रहा है तो कितना एनर्जी निकल रहा है? एक NADH रिलीज हो रहा है, राइट। इधर से कोई एंजाइम A आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ एक CO2 रिलीज हो रहा है बाहर, एक CO2 रिलीज हो रहा है, तब जाकर के ये पायरुवेट से क्या हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है। एक CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब कि क्या? कि एक कार्बन भी गायब हो रहा है, राइट। तो यहाँ 3 कार्बन का चेन था, यहाँ कितने कार्बन का चेन है? 2 कार्बन का चेन बन रहा है। और ग्लूकोज में कितने कार्बन का चेन होता है? 6 कार्बन का। जो टूटे किस में है? तो दो सिंपल सी बात है, 2 पायरुविक एसिड में। एक पायरुविक एसिड ये रहा, एक पायरुविक एसिड ये रहेगा। तो देख ध्यान समझना मैं जो बोलूंगा, कि जब अगर एक पायरुविक एसिड से बनने में, ऐसा नहीं सॉरी, एक पायरुवेट एसिड है, ये पायरुवेट एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है तो उससे एक CO2 भी बाहर जाता है और एक NADPH भी बाहर जाता है, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरह ये भी तो 3 कार्बन का चेन है, ये भी तो पायरुविक एसिड है सर। यहाँ पर भी एक हमें दिख सकते हो कि यहाँ पर भी एक NADH2 खर्चा हो रहा है और एक CO2 बाहर जा रहा है, तो यहाँ भी कितने कार्बन बचेंगे? 2 कार्बन बचेंगे। ये तो हमने क्या लिखा है?
एक ये NaDH2 है इधर वाला, और एक NaDH2 इधर ये रहा। इसी को तो हमने लिखा है कि लिंक रिएक्शन जब हम करते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि जब हम लिंक रिएक्शन करते हैं तो कितने NaDH2 मिलते हैं, 2 NaDH2 मिलते हैं, राइट। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको अगर पूछे कि बताओ एक पायरुविक एसिड है और उससे अगर हम एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे हैं तो कितना NaDH2 निकलेगा, तो सिर्फ एक। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये पूछे कि एक ग्लूकोज से कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे और कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो आप बोलोगे कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और एनर्जी 2 NaDH2 के बराबर निकलेगी, राइट। क्वेश्चन ये आया हुआ है नीट में, तो इसको स्किप करने की गलती मत करना। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे जाके क्या करेगा, क्रैब्स साइकिल करेगा। क्लियर है। हम पहले ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम, एक ही यहाँ पर देखो यहाँ 2 एसिटाइल कोएंजाइम है ना, हम एक को लेकर के पहले समझते हैं, है ना। इसको ले लिए, इसको आगे ले आते हैं इस प्रोसेस को। ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ आ गया, क्रैब साइकिल कराने आ गया। अब क्रैब साइकिल करा रहा है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, साइट्रिक एसिड पे पास जाता है। इसको पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, है ना। इसका ट्रिक है आपको, A city is kept silent for a military operation। आप बोलोगे सर ये कैसा ट्रिक है, बहुत फुद्दू सा ट्रिक है। कोई बात नहीं, अभी बताते हैं कि ये कैसा ट्रिक है। ये देखो, ए से याद आना चाहिए आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि यहाँ पर है। सीटी से याद आना चाहिए साइट्रिक एसिड। इज से याद आना चाहिए आइसोट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड। कैप्ट से याद आना चाहिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। साइलेंट से याद आना चाहिए सक्साइल या फिर बोलो सक्सीनेट, ये याद होना चाहिए। फोर से याद आना चाहिए फॉर्मरेट। मिलिट्री से मैलेट। ऑपरेशन से ऑक्सैलेट। क्लियर है। तो ये साइकिल आपको पूरा कंप्लीट होता दिखेगा। मेरे को बस इतना ये समझाना है यहाँ पर कि ये एक साइकिल हो रहा है अभी, है ना। क्रैब साइकिल हम देख रहे हैं, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आया है, मतलब ये आप बता सकते हो, यहाँ से ही समझ आ रहा है। एक को एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है, मतलब ये पायरुविक एसिड से आ रहा है, राइट। हम पायरुविक एसिड के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर दो एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज से आ रहा है, राइट। मेन कहाँ पर ये रहा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ही टूटेगा किस में, 2 पायरुविक एसिड में, और 2 पायरुविक एसिड किस में तोड़ेगा, देखो ये पायरुविक एसिड में से टूटेगा, और ये पायरुविक एसिड से एक को एंजाइम में आएगा, और दूसरे से दूसरा एसिटाइल को एंजाइम ए मिलेगा, राइट। अब ध्यान समझो, पहले एक को भी क्लियर करते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। जब ये साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड तक देखो तो कोई भी एनर्जी हमें नहीं देखने को मिला है, राइट। साइट्रिक एसिड जैसे आइसोसाइट्रिक एसिड पे गया तो यहां से हमें क्या दिखता है कि एक CO2 रिलीज हो गया, एक CO2 यहां से गायब हो गया। अब एक CO2 गायब हुआ, दूसरी बात यहाँ एक NaDH2 भी गायब हो रहा है। क्लियर है, यहाँ एक CO2 भी गायब हुआ, एक NaDH भी गायब हुआ। फिर जब अल्कीटोग्लूटारिक एसिड आया, वहां से फिर एक CO2 गायब हुआ है और एक NaDH भी गायब हो गया। लगातार देखो गायब होता जा रहा है। फिर सक्साइल से आया, सक्साइल के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक GTP खर्च हो गया, GTP ऑल्सो नोन एज ATP। क्लियर है, GST मत कर देना, यहाँ पर GTP है यार। GTP जो है ये ATP का दूसरा फॉर्म है। तो ये एक ATP यहाँ लॉस हो गया। आगे गया सक्सीनेट पे, सक्सीनेट के पास भी एक FADH2 फटाक से रिलीज हो गया। अब यहाँ पर आया फॉर्मरेट, फॉर्मरेट में फिर जाकर के कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, उल्टा एक एक H2O का एडिशन हो गया। तो एडिशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एनर्जी याद करना है कि कहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ है ना, और फिर कहाँ CO2 रिलीज हुआ है, यही दोनों याद रखना है। एडिशन आपको यहाँ पर नहीं समझना है, बस फोकस करो कहाँ CO2 रिलीज हो रहा है और कहाँ NaDH2 रिलीज हो रहा है। फॉर्मरेट में कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, है ना। फॉर्मरेट से मैलेट पे गया तो भी कुछ नहीं हुआ। मैलेट से ऑक्सैलेट जब जा रहा है लास्ट तो वहां पर फिर से एक NaDH2 मिल गया। अब हम बोल सकते हैं क्या कि सर जब एक क्रैब साइकिल हो रहा है तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर एक NaDH2, दूसरा NaDH2, 3 NaDH2। कितना NaDH2 मिल रहा है, 3 NaDH2 मिल रहा है, एक ATP मिल रहा है, और सर एक यहाँ पर FADH2 मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर तो हमने गलत पढ़ लिया फिर कि यहाँ पर रेव साइकिल करते हैं तो 2 ATP रिलीज होता है, 2 FADH2 होता है, 6 NaDH2 खर्च होता है।
पर गलत नहीं समझा। हमने इसको समझा किसके प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस, मतलब कि ग्लूकोज से बन रहा है। और हमने इस प्रोसेस को, क्रेब्स साइकिल को कैसे देखा है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है, मतलब 3 कार्बन का चेन है ना। तो अगर 6 कार्बन का चेन रहे, इट मीन्स ग्लूकोज रहे, तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, तो दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। और दो एसिटाइल कोएंजाइम ए रहेगा, तो क्रेब्स साइकिल कितनी बार होगा, 2 बार होगा। अब 2 बार जब होगा तो NADPH2 कितना हो जाएगा, टोटल 6 NADPH2 हो जाएगा, 2 FADH2 हो जाएगा और 2 ATP मिलेगा। एम आई राइट? क्लियर हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर कितना CO2 रिलीज हो रहा था, यहाँ पर 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो टोटल कितने CO2 रिलीज हो रहे हैं, 4 CO2 रिलीज होंगे क्रैब साइकिल के टाइम। यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है ताकि आपको इजी पड़े, है ना। अब हमने पहले यहाँ कह दिया था कि NADH2 में कितने ATP होते हैं, 3, FADH2 में 2। क्यों होता था मैंने नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है। अब यहाँ पर हम उस चेन को कंप्लीट करते हैं। हमने ये भी बोला था कि पूरा प्रोसेस चलता किसके थ्रू है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही चलता है। ये जो फिगर है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स रीजन का है। और मैट्रिक्स रीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर मेम्ब्रेन में होगा, राइट। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ मैट्रिक्स जो रीजन है ना, यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। यह है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ये सब यहाँ जैसे ही NADH2 आता है, ये NADH है, ये NADH जब आता है ना, तो इससे H प्लस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्या होता है, H प्लस रिलीज हो जाता है। दूसरी बात, और ये जब देखो ये टूटता है ना, NAD प्लस और H प्लस ऐसे में टूट जाता है। ये NAD वापस कहाँ चला जाएगा, ये NAD वापस चला जाएगा लिंक रिएक्शन के कराने के लिए, क्रैब साइकिल को फिर से कराने के लिए वापस, मतलब ये रोटेट करता रहेगा। दूसरी बात, ये जो NAD है H प्लस तो रिलीज करेगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास। किसके पास आएगा, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएगा। और ये कॉम्प्लेक्स 1 को एक्टिव होने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मन नहीं भरता, इसको चाहिए हाइड्रोजन भी। तो ये इधर से हाइड्रोजन भी लेगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको भेजेगा, कॉम्प्लेक्स 2 को भेजेगा। कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास चला गया इलेक्ट्रॉन। अब उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये ऑक्सीजन करेगा। और याद रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो ये ऑक्सीजन ही होता है जो पूरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है, बोर्ड में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों की तरफ से, राइट, तो याद कर लेना। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है O2 जो है, ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये H2O को लेके भाग जाएगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉन ये जो है मतलब वाटर चला जाएगा, तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो कॉम्प्लेक्स 4 से होकर के इस एटीपी सिंथेज एंजाइम के पास चला जाएगा। और हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन किसका था, NADH का था। तो हम बोल सकते हैं क्या कि NADH जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। अब बस समझ में आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 के पास गया, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन गया, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4। तो इसने एक चैन बना लिया, किसने, इलेक्ट्रॉन ने। और वो इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उस चेन को क्या कह लेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चला जाएगा, NADH2 को लेकर के इस एटीपी सिंथेस के पास जाएगा और क्या करेगा, उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ध्यान सुनना कि 3 ही एटीपी क्यों मिलते हैं, तो इसका रीजन ये है कि एक NADH2 जो होता है ना, ये क्या करता है, 3 जगह पर 2H प्लस को फॉर्म करता है। क्या करता है, 3 जगह पर 2H प्लस को फॉर्म करता है, 2H प्लस 2H प्लस 2H प्लस, इस तरह से फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि एक NADH2 में 3 एटीपी मिलता है, राइट। अब हम बात करें FADH2 की, तो FAD का भी इसी तरह कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेम चलता है, लेकिन इसमें 2 ही एटीपी क्यों मिलता है, क्योंकि ये 2 जगह पर ही सिर्फ 2H प्लस का फॉर्मेशन कर सकता है। 2H प्लस की कैसे, 2H प्लस और 2H प्लस 2 ही जगह पे करेगा फॉर्मेशन, इसीलिए हम कहते हैं कि एक FADH2 में 2 एटीपी प्रेजेंट होता है।
तो अब मेरे को यहाँ तक तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, लगता है कि अब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की। तो कॉम्प्लेक्स 1 में प्रेजेंट होता है NADH, और हमने कहा NADH दिख गया मतलब डीहाइड्रोजिनेज, राइट। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सके, है ना, इलेक्ट्रॉन को जो कैरी कर सके। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? आयरन और सल्फर, Fe और एक होता है FMN, यही इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स 2 के पास, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए, कैरी भी तो कौन करेगा? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स 3 के पास, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन हो जाएगा? हो जाता है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, FeS एंड यूबिक्विनोन। ये चारों जो हैं, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास लेके जाएगा? कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होंगे? साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, राइट। अब हम बात करते हैं एनारोबिक प्रोसेस की, जिसको हमने छोड़ दिया था। अब एनारोबिक प्रोसेस में हमने बोला था क्या क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूटता है, उसके बाद वो क्या कौन सा प्रोसेस करेगा? एनारोबिक प्रोसेस करेगा। तो एनारोबिक प्रोसेस में क्या था? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसका किसका होगा? इथेनॉल का होगा और लैक्टिक एसिड का। इथेनॉल ऑल्सो नोन एज अल्कोहल, राइट। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये पहले इसको देखते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है, इसको तोड़ने से क्या मिलता है हमें? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मिलता है। दूसरी बात, ये इथेनॉल, इथेनॉल जो है, इथेनॉल के साथ साथ एक CO2 भी रहता है, इसीलिए हम इसको पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं, राइट। डी कार्बोक्सिलेज क्यों? मत क्योंकि ये रिलीज हो रहा है। तो रिलीज का मतलब क्या हो रहा है? डी कार्बोक्सिलेज। अगर ऐड होता तो सिर्फ कार्बोक्सिलेज बोलते हैं, है ना। अब यहाँ अल्कोहल भी है, तो हम इथेनॉल को अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज बोल सकते हैं, राइट। तो ये ट्रिक है, बस ये कुछ ये बातें थी, है ना, जो आपको याद रखें कि इथेनॉल प्लस CO2 में क्या होता है? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज होता है, जिसी को हम पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं। और लैक्टिक एसिड में क्यों टूटता है? तो वो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में टूट जाता है, या तो बोलो लैक्टिक लैक्टिक एसिड जो होता है वो, उसके अंदर लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज मिलता है हमें। लास्ट है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, सॉरी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या कहता है कि जितना भी हमने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया हो और जितना CO2 को रिलीज किया हो, उसी के रेशियो को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। निकालना है तो जितना हमने CO2 को रिलीज किया वो डिवाइडेड बाय जितना हमने कंज्यूम किया ऑक्सीजन वो, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 1, फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है लेस देन 1, एंड प्रोटीन का कंसंट्रेशन बोलो तो कोफिशिएंट बोलो तो होता है प्रोटीन का 0.9। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया था नीट में कि प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है। पिछले साल की बात है, 2022 की। अब हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का तो हमने कंप्लीट कर लिया, एक फूड कंप्लीट हो गया, बचा क्या? फैट, प्रोटीन, ये दोनों बच गए। अब कार्बोहाइड्रेट का तो हमने कितना सारा प्रोसेस देखा ना कि सर ट्रिक ये भी याद रखा है, GGFFG 2 into BP4 कहाँ कहाँ ATP रिलीज हो वो भी मैंने बता दिया आपको कि ATP रिलीज हो रहा, तो काइनेज वर्ड आपको लेके चलना, ये भी बता दिया। उसके बाद वो पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में टूटा, उसके बाद क्या बना? क्रैब साइकिल हुआ, कैसे हुआ, कितना CO2 निकला, है ना, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है फैट्स की। पर फैट्स में ना इतना सारा प्रोसेस झेलना नहीं पड़ता। अगर फैट होगा ना तो वो डायरेक्टली किस में टूटेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटेगा, और वो डायरेक्ट पायरुविक एसिड ना बना के किस में बना देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर क्या होगा? क्रैब साइकिल होगा, वही रूल फॉलो चला जाएगा। बात करो प्रोटीन की, तो प्रोटीन किस में टूटेगा? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में इसलिए टूटता है क्योंकि ये इस प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। अब ये एमिनो एसिड टूटेगा किसमें? एमिनो एसिड भी डायरेक्ट बनाता है पायरुविक एसिड, इतना सारा प्रोसेस ये भी नहीं करेगा। अब ये फिर से पायरुविक एसिड बनेगा, तो उसके बाद कोएसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर क्रैब साइकिल, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। अगर आपको तो जैसा कि मैंने कहा था, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, है ना। हमने बहुत सारे साइकिल के बारे में देखा, है ना, पिगमेंट भी देख लिया था। अगर तो भी कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।